भारत की खोज पुस्तक में नई समस्याएं के टॉपिक है जो पेज नंबर 86 से प्रबुद्ध के लिए मराठों और अंग्रेज़ों के बीच संघर्ष और जिसमें अंग्रेज़ों की विजय हुई। जब सन 1707 में औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है, यानी जब औरंगजेब ने जो दक्षिण अभियान अपनाया और उसकी जो नीतियां थी, उससे कहीं न कहीं अंदरूनी तौर पर मुग़ल राजवंश कमज़ोर हो चुका था। लेकिन औरंगज़ेब का व्यक्तित्व इतना बड़ा था जिसने उसे सँभाले रखा, और उसकी मृत्यु के 100 वर्ष बाद तक भारत में अधिकार को लेकर, भारत में एकाधिकार को लेकर जो संघर्ष चलता रहा, यानी वर्चस्व की लड़ाई। छोटे छोटे राज्यों का उदय तो हुआ ही, लेकिन सार्वभौमिक सत्ता किसके हाथ में हो। 18वीं शताब्दी में भारत पर अधिकार के लिए उस समय 4 दावेदार थे। इनमें से भारतीय थे, मराठे और दक्षिण में हैदर अली। वैसे हैदर अली की जो रियासत थी, मैसूर का जो क्षेत्र था, तो वो पूरे देश को तो अपने अधिकार में नहीं ले सकते थे, इतनी उनका क्षमता नहीं थी। लेकिन हाँ, कहीं ना कहीं जो एक राष्ट्रीय दृष्टिकोण था वो हैदर अली के मन में था, और उसका बेटा टीपू सुल्तान, उसने उसको आगे बढ़ाने का प्रयास किया। और मराठे जो उस समय मुग़लों से संघर्ष करते करते काफ़ी सशक्त हो गए थे, और वो संपूर्ण भारत के की दावेदारी रखते थे। लेकिन जो विदेशी ताकतें थी, जिसे भारतीय राजाओं ने बड़े हल्के में लिया, लेकिन वो भी धीरे धीरे काफ़ी मजबूत स्थिति में पहुंच गए थे, जिनमें थे विदेशी, फ्रांसीसी और अंग्रेज। सदी के पूर्वार्ध में ये लगभग निश्चित जान पड़ता था कि मराठे पूरे भारतवर्ष पर अपनी हुकूमत कायम कर लेंगे और मुग़ल शासन के उत्तराधिकारी होंगे, क्योंकि मुग़लों से संघर्ष उन्होंने किया। और मुग़लों जैसे ही औरंगज़ेब का पराभव होता है, यानी उसकी मृत्यु होती है, उसके जो कमज़ोर उत्तराधिकारी थे, तो ये उम्मीद बढ़ने लगी थी। कोई शक्ति इतनी मजबूत नहीं रह गई थी कि उनका सामना कर सके। लेकिन ठीक उसी समय सन 1739 1739 में उत्तर पश्चिम में एक नया बवंडर उठ खड़ा हुआ। ईरान का जो बादशाह था नादिर शाह, वो दिल्ली पर टूट पड़ा, यानी दिल्ली पर उसने ज़बरदस्त आक्रमण किया, बड़ी ही मारकाट और लूटपाट मचाई, और अपने साथ बेशुमार दौलत लेकर गया। नादिर शाह ईरान का शासक था, खुरासान में उसका जन्म हुआ था। उसका शासनकाल सन 1736 यानी 36 से और 1747 तक रहा। लेकिन इतने ही दौर में उसने एक तरह से विश्व विजय करने के सपने देखे, और लगातार उसने आक्रमण कर किए, और भारत अभियान भी उसी कड़ी का एक हिस्सा था, जहां उसने बड़ी ही क्रूरता से कत्लेआम और दौलत भी लेकर के गया। उस समय हिंदुस्तान के तख्त पर, दिल्ली के तख्त पर मुग़ल बादशाह शाह आलम बैठा हुआ था। एक कमज़ोर शासक सिद्ध हुआ नादिर शाह के मुकाबले, और बहुत सा धन और देना पड़ा उसे। जो शाहजहाँ का तख्ते ताउस था, मयूर सिंहासन जिसे कहा जाता है, वह ले गया अपने साथ। भारत का जो प्रसिद्ध हीरा था कोहिनूर, आज उसे विश्व स्तर पर प्रसिद्धि हासिल है, कोहिनूर को भी अपने साथ वो ले गया। दिल्ली के शासक कमज़ोर और नपुंसक हो चुके थे, और मराठों से नादिर शाह की टकराहट नहीं हुई, क्योंकि मराठे थोड़ा सा दक्षिण में थे उस समय, अभी उन्होंने दिल्ली पर वर्चस्व नहीं हासिल किया था। उसके हमले से मराठों का काम आसान हो गया, क्योंकि मुग़ल शासन जो कमज़ोर था, उसकी कमज़ोरी को और अधिक उजागर कर दिया नादिर शाह के आक्रमण ने, जिसके कारण से वो बाद के वर्षों में पंजाब तक फैल गए, और ऐसा लगने लगा कि अब संपूर्ण भारत मराठों के अधीन आ जाएगा। नादिर शाह के आक्रमण से दिल्ली के मुग़ल शासकों का अधिकार और जो राज्य था वो रहा सहा, जो दावा था वो भी ख़त्म हो गया। उसका राज्य बड़ी ही तेज़ी से सिमटने लगा, और वो धीरे धीरे कठपुतली बनते चले गए, यानी उनके जो व्यवहारिक अधिकार हैं वो धीरे धीरे छिनते चले गए। वैसे रिवाज के आधार पर ईस्ट इंडिया कंपनी ने जो सन 57 में 1757 में जो प्लासी की लड़ाई लड़ी, जो कंपनी की ओर से पहला एक तरह से युद्ध था, राजनीतिक हस्तक्षेप था हिंदुस्तान में, और या कहिए कि शुरुआत थी हिंदुस्तान को अपने अधीन लेने की। और इस युद्ध में समझ नहीं आया लोगों को या यहाँ के राजाओं को, लेकिन ये एक बहुत बड़ी आहट थी सन 1757 की लड़ाई।
दिल्ली के बादशाह के एजेंट के रूप में उस समय वो काम कर रही थी, और इन जिनके नाम पर 1835 तक सिक्के भी चलते रहे। नादिर शाह के हमले का दूसरा परिणाम यह हुआ कि जो अफ़गानिस्तान का भाग था, जो जिस पर मुग़लों ने शासन किया और वो किसी न किसी रूप में बहुत लंबे अरसे से हिंदुस्तान से जुड़ा रहा, वह अलग हो गया और वो ईरान का हिस्सा बन गया। अफ़गानिस्तान जो लंबे समय से भारत का हिस्सा था, वो नादिर शाह के राज्य का हिस्सा बन गया, ईरान का हिस्सा बन गया, और वो धीरे धीरे उसने एक तरह से अपनी स्वतंत्र स्थिति बना ली। और आगे चल कर के आप देख ही सकते हैं कि अफ़गानिस्तान एक स्वतंत्र देश के रूप में है। बंगाल में जालसाजी और बगावत को बढ़ावा देने के लिए क्लाइव ने थोड़े से प्रयास से सन 57 में प्लासी का युद्ध जीत लिया। जो प्लासी का युद्ध हुआ, जिसमें कंपनी ने नवाब सिराजुद्दौला को पराजित किया, तो यूं कहें कि ये सही मायने में पूर्ण युद्ध था ही नहीं, क्योंकि बड़े ही चालाकी से, धोखे से, विश्वासघात करते हुए जो सिराजुद्दौला की सेना के मुख्य जो कमांडर थे मीर जाफ़र, उसको अपने पक्ष में कर लिया, और उस समय का जो वहाँ का सेठ था उसको अपने पक्ष में कर लिया। यानी एक तरह से जो उसकी इतनी बड़ी विशाल सेना थी, मात्र 5,000 सैनिक ही उसके पक्ष में लड़ सके। तो ये बड़ी आसान जीत थी, लेकिन ये एक बहुत बड़ा राजनीतिक हस्तक्षेप रहा। बाद में उसे मीर जाफ़र को वहाँ बनाया, लेकिन चूँकि वो अपनी कठपुतली बनाना चाहते थे, धीरे धीरे उसकी स्थिति ऐसी नहीं रही, और उससे छीन करके सन 1760 में वहाँ का जो इलाका था वो मीर कासिम को दे दिया। मीर कासिम ने जो वहाँ की अराजक स्थिति थी उसको संभाला, जो दौर में अकाल पड़ा उसको से भी निपटे, बहुत से ऐसे कानूनी प्रक्रियाओं में। और वो समझ चुका था कि अंग्रेज़ उसे कठपुतली के रूप में इस्तेमाल करेंगे और उससे अधिक लाभ लेंगे। और अंग्रेज़ों ने भी इस चीज़ को भांप लिया था कि मीर कासिम उनके अनुसार काम नहीं कर रहा है। और बहुत ही जल्द सन 1764 में बक्सर में जाकर के युद्ध हुआ। एक पक्ष में कंपनी की सेना थी, दूसरी तरफ मीर कासिम, अवध का नवाब शुजाउद्दौला, और जो मुग़ल शासक था शाह आलम द्वितीय को भी उन्होंने को भी मीर कासिम ने अपने पक्ष में कर लिया था। यानी तीन संयुक्त सेनाओं ने युद्ध किया कंपनी के विरुद्ध। लेकिन स्थितियाँ धीरे धीरे भारतीयों के हाथ से निकलती चली गई, और अंग्रेज़ों ने यह युद्ध भी जीत लिया। तो यानी जो 1764 में बक्सर का युद्ध था, ये एक तरह से टर्निंग पॉइंट रहा भारतीय राजनीति का, जिसमें अंग्रेज़ों को एक बहुत मजबूती मिली और वो सैन्य ताकत के रूप में हिंदुस्तान में उभरने लगे। दक्षिण में अंग्रेज़ और फ्रांसीसियों के बीच संघर्ष हुआ, लेकिन भारत में अंग्रेज़ों और फ्रांसीसियों के बीच जो संघर्ष था वो विश्वव्यापी युद्ध का एक पार्ट था। यानी जो यूरोप में अंग्रेज़ों और फ्रांसीसियों के बीच जो लगातार युद्ध चल रहा था, वो उस कड़ी का हिस्सा था। वहाँ अंग्रेज़ों की विजय हुई और फ्रांसीसी पराजित हुए, और उस विजय ने यहाँ हिंदुस्तान में भी फ्रांसीसियों के कदम उखाड़ दिए और अंग्रेज़ विजयी हुए। तो इस तरह से फ्रांसीसी भी जो युद्ध का क्या कहते हैं उत्तराधिकारी बनने का जो सपना देख रहे थे, वो समाप्त हो गया। फ्रांसीसियों के भारत से हट जाने के बाद अब 3 ताकतें ही रह गईं जो अधिकार के लिए संघर्ष कर रही थी। मराठा संगठन, और दक्षिण में हैदर अली और अंग्रेज़, यानी 3 ही रह गए। प्लासी में उनकी जीत और बंगाल और बिहार में फैलने के बावजूद भारत में ऐसे लोगों की संख्या बहुत ही कम थी जो अब भी ये अनुमान कर पा रहे हों कि आने वाले समय में पूरा भारत अंग्रेज़ों के अधीन चला जाएगा। उन्हें अब भी ये लग रहा था कि यह स्थान मराठों का है और मराठे ही संपूर्ण भारत में आधिपत्य स्थापित करेंगे। लेकिन इसके बावजूद भी पूरे देश में एकजुटता या एकता नहीं स्थापित हो सकी, और दक्षिण भारत में हैदर अली ने बहुत प्रयास किया, टीपू सुल्तान ने भी उनके प्रयासों को आगे बढ़ाया, और वो चाहते थे कि अंग्रेज़ों को हल्के में ना लिया जाए और राष्ट्रीय रूप से हम एक हों, एकता स्थापित करें। लेकिन वही कि छोटे छोटे राज्य आपस में लड़ते रहे, संघर्ष करते रहे, और हर एक शासक एक दूसरे का पराभव देखते रहे। और इस तरह से एक कठिन संघर्ष के बावजूद भी सन 1799 में अंग्रेज़ों ने टीपू सुल्तान को पराजित कर दिया और उनकी हत्या कर दी, और इस तरह से जो मैसूर का एक संघर्ष था वो समाप्त हो गया। और अब कोई भी बफर स्टेट या कोई भी राजा ऐसा नहीं था जो इन दोनों
में एक सहयोगी बन सके और अंततः अब आमना सामना मराठों और अंग्रेज़ों के बीच निश्चित था। आखिरी मुकाबले के लिए मैदान साफ हो गया। लेकिन मराठा सरदारों के बीच आपसी वैर भाव था। एक दूसरे को नीचा दिखाने, एक दूसरे के प्रति वर्चस्व, षड्यंत्र, इन सब का शिकार मराठों को होना पड़ा और मराठे इस पर विजय हासिल नहीं कर पाए। एक योद्धा थे, कुशल योद्धा थे, जो वीर शिवाजी, छत्रपति शिवाजी ने जो एक संगठन तैयार किया था, उसकी परिपाटी को आगे बढ़ाने का प्रयास किया। इसके बावजूद भी कहीं न कहीं आंतरिक रूप से कमजोरी आ चुकी थी। 1804 ईस्वी में आगरा के पास अंग्रेज़ों को मराठों ने पराजित भी किया, लेकिन 1818 तक आते आते मराठा शक्ति अंतिम रूप से कुचल दी गई। उन बड़े सरदारों ने जो मध्य भारत में उनका प्रतिनिधित्व कर रहे थे, ईस्ट इंडिया कंपनी की अधीनता स्वीकार कर ली, उन्होंने विवश कर दिया और इसके बाद भारत के अधिकांश भाग पर अब अंग्रेज़ों का ही या तो सीधे तौर पर या अप्रत्यक्ष तौर पर अधीनस्थ राजाओं के माध्यम से वो शासन करने लगे। हमें बार बार याद दिलाया जाता है कि यदि अंग्रेज़ों ने भारत को अव्यवस्था और अराजकता से बचा लिया, यानी मुग़लों की दावेदारी समाप्त होने या कमज़ोर होने के बाद जो अराजक स्थिति हिंदुस्तान में उत्पन्न हो रही थी, उससे अंग्रेज़ों ने बचाया। लेकिन इसे पूर्ण सत्य नहीं मान सकते हैं, क्योंकि ऐसी स्थिति में अगर अंग्रेज़ नहीं भी आते तो या तो मराठे या कोई और ऐसी सत्ता इस वैक्यूम को, इस खालीपन को अवश्य भर देती और यहाँ शांति व्यवस्था स्थापित कर लेती और एक सुव्यवस्थित शासन अवश्य देती। लेकिन अंग्रेज़ों के कारण से भी एक अव्यवस्था फैल रही थी, क्योंकि वो वैसे एक व्यापारिक उद्देश्य से आए थे और उन्होंने अपनी करवट बदल ली और वो एक राजनीतिक हस्तक्षेप करने लगे और एक सैन्य रणनीति के सामने लेकर के आगे बढ़े और हिंदुस्तान में को उन्होंने अपने अधीन कर लिया। इसके बावजूद भी कुछ ऐसे इलाके, कुछ ऐसे क्षेत्र थे, कुछ ऐसे राजा थे जिन्होंने अपने छोटे से राज्य क्षेत्र में ही सुशासन देने का एक काम किया और बहुत एक कहिए कि एक चमकते सितारे के रूप में उनका नाम इतिहास में दर्ज है। आतंक के इस दौर में जनता सामान्यतः त्रस्त और पस्त जरूर थी, पर अनेक व्यक्ति ऐसे अवश्य रहे होंगे जो उस समय सक्रिय और नई शक्तियों को समझना चाहते थे। उनमें से एक बहुत बड़ा व्यक्तित्व है महाराजा रणजीत सिंह। वो जाट सिख थे जिन्होंने पंजाब में अपना साम्राज्य कायम किया था। बाद में उनका जो राज्य है वो कश्मीर और सरहदी सूबों तक फैला, यानी कश्मीर और उसके इलाकों तक बढ़ा, आगे तक गया। लेकिन अपनी उनकी सीमाएं थीं, अपनी कमजोरियां थीं। वो अंग्रेज़ों का विकल्प नहीं बन सकते थे या पूरे भारत को एकजुट नहीं कर सकते थे। लेकिन इसके बावजूद भी वो एक अद्भुत व्यक्तित्व था, अत्यंत मानवीय व्यक्ति। उन्होंने एक राज्य और एक शक्तिशाली सेना का निर्माण किया, लेकिन वो युद्ध के अलावा रक्तपात पसंद नहीं करते थे। यहाँ तक कि उन्होंने अपने राज्य में मौत की सज़ा भी बंद कर दी थी। यानी वो मानवीय चेहरा था। वो चाहते थे कि युद्ध के अलावा और किसी भी परिस्थिति में किसी की जान लेना उचित नहीं है। एक दूसरा भी व्यक्तित्व तो नज़र आता है इस दौर में, जहाँ चारों तरफ अंधकार है, उसके बावजूद भी एक नई सोच एक लेकर के उसने अपने राज्य को सुव्यवस्थित किया। वह था राजपूत घराने का जयपुर का सवाई जय सिंह। कुछ समय पहले उसकी मृत्यु सन 1743 में हुई। औरंगजेब की मृत्यु के बाद होने वाली जो उथल पुथल के समय, वह इतना चतुर और अवसरवादी था कि इन सब धक्के, इन सब परिवर्तनों के बावजूद भी उसने जयपुर को एक नई पहचान दी। जबकि दिल्ली से सटा हुआ इलाका है, वो एक बहादुर योद्धा और कुशल राजनयिक था। इसके अलावा वो एक आधुनिक प्रवृत्ति, आधुनिक सोच का व्यक्तित्व था। गणतज्ञ, खगोल विज्ञानी और नगर निर्माण करने वाला। उसकी दिलचस्पी इतिहास के अध्ययन में भी थी। यानी अभी पिछली वीडियो में जब हमने चर्चा की थी कि नेहरू जी चाहते थे कि अकबर यूरोप की हलचलों को महसूस कर पाते और उसके अनुसार हिंदुस्तान में बदलाव करते, तो उनका स्थान बहुत ऊंचा हो जाता। इस चीज़ को या इस कड़ी को जय सिंह ने समझा और अपने यहाँ लागू करने का प्रयास किया, लेकिन उसके हिस्से में राज्य ही छोटा रहा। पूरा हिंदुस्तान यदि उसके पास होता उस समय, अगर उसके ऐसी क्षमता होती, तो स्वाभाविक है कि हिंदुस्तान की तस्वीर कुछ और ही होती। जयसिंह ने जयपुर, दिल्ली, उज्जैन, बनारस, मथुरा, यानी बड़े देश के महत्वपूर्ण नगरों में
बड़ी बड़ी वेधशालाएँ बनवाई, यानी खगोल विद्या का, अंतरिक्ष विज्ञान का अध्ययन करने के लिए उसने ये वेधशालाएँ बनवाई थी। दिल्ली में आप जंतर मंतर के रूप में जानते हैं, ये जयसिंह के द्वारा बनवाई गई है। उसने जयपुर नगर को बसाया, यानी यूरोप में जो बड़े नगरों को डिजाइन करके प्लान करके बसाया गया था, आप कह सकते हैं कि इतिहास में हिंदुस्तान का जो ये पहला राज्य बना जयपुर, जिसे बहुत ही सुव्यवस्थित तरीके से नगर को एक चार दीवारी के भीतर बसाया गया। उनकी सड़कों की संरचना और इन सब चीज़ों का बड़ा ख्याल रखा गया। इसे पिंक सिटी ऑफ इंडिया भी कहा जाता है, गुलाबी शहर के नाम से जाना जाता है। इसकी तय बनवाने के लिए उन्होंने यूरोप के कई नगरों के बड़े नक्शे मानचित्र इकट्ठे किए, जो आज जयपुर के अजायब घर में सुरक्षित हैं। और उन नक्शों का अध्ययन करके स्वयं ही उन्होंने जयपुर शहर का नक्शा तैयार किया था। लगातार युद्धों, दरबारी षड्यंत्रों के बीच अक्सर खुद उलझे रहने पर भी जयसिंह ने जो भी किया वो भी बहुत कुछ था। जयसिंह की मृत्यु के केवल 4 वर्ष पहले ही नादिर शाह का आक्रमण हुआ था, यानी उत्तर भारत को एक भयंकर तूफान का सामना करना पड़ा था। ऐसे अंधकार में युग में, ऐसे उथल पुथल और युद्ध और उपद्रवों के माहौल में, राजपूताना के ठेठ सामंती वातावरण में जयसिंह ने जो वैज्ञानिक प्रगति की, वैज्ञानिक सोच के साथ उसने जो काम किया, वह बहुत ही प्रशंसनीय है और याद रखने योग्य है, अविस्मरणीय है। इसी कड़ी में एक अगला टॉपिक है, बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, भारत की आर्थिक पृष्ठभूमि और इंग्लैंड के दो रूप। अपने आरंभिक दिनों में ईस्ट इंडिया कंपनी का मुख्य काम था भारतीय माल को लेकर के यूरोप में व्यापार करना, यानी वो एक व्यापारिक कंपनी थी। वो दक्षिण एशियाई देशों में व्यापार करने के उद्देश्य से, खासकर मसालों और सूती कपड़ों के व्यापार के लिए बनाई गई थी और उसके वो यहाँ आई थी। भारतीय कारीगरों और शिल्पियों की कारीगरी इस स्तर की थी कि वे इंग्लैंड में उत्पादन के उच्चतर तकनीकों का बड़ी सफलता से मुकाबला कर सकते थे। हमारे यहाँ जो चीज़ें हाथ से बन रही थी, यहाँ घरेलू उद्योग था, कुटीर उद्योग था, लेकिन उसमें क्वालिटी थी। और जबकि इंग्लैंड में मशीनों का युग शुरू हो गया था, मशीनीकरण का वहाँ दौर था, उस समय भी भारतीय वस्तुएं इतनी बहुतायत से वहाँ भरी रहती थी, उनकी मांग वहाँ थी। लेकिन भारी चुंगी लगा करके, यानी टैक्स लगा करके, और कुछ चीज़ों का उन्होंने आना रोक दिया। यानी जो या व्यापार के जो तरीके होते हैं और अपने घरेलू उद्योग को उन्होंने बढ़ावा देने के लिए उच्च स्तरीय टैक्स लगा दिया और व्यापार के संतुलन को उन्होंने एक तरह से इंग्लैंड के पक्ष में कर दिया। हिंदुस्तान को इससे नुकसान हुआ। यदि उस समय हिंदुस्तान में एक कोई मजबूत राजनीतिक शक्ति होती तो इन सब चीज़ों का मुकाबला अवश्य कर पाती। भारत का अर्थतंत्र चाहे जितना विकसित रहा हो, वह बहुत दिनों तक उन देशों के माल से मुकाबला नहीं कर सकता था जिनका औद्योगिकीकरण, खासकर मशीनीकरण जिनका हो चुका है। अपने यहाँ कल कारखाने लगाए, विदेशी आर्थिक घुसपैठ के सामने समर्पण करे, जिसका आगे परिणाम होता है राजनीतिक हस्तक्षेप। हुआ यह कि विदेशी राजनीतिक हुकूमत ने यहाँ पहले आकर बड़ी तेज़ी से यहाँ की जो व्यापारिक सिस्टम है इसको नष्ट कर दिया। अंग्रेज़ों ने कम संख्या के बावजूद भी हिंदुस्तान में किस तरह से शासन किया, उसने अपनी नीतियाँ और खासकर अर्थ सिस्टम को, आप कह सकते हैं कि अगर आज के दौर में पूंजीवादी युग में पैसे से बहुत कुछ चीज़ें की जा सकती हैं और वो इसमें मजबूत होते चले गए। ईस्ट इंडिया कंपनी सर्वशक्तिमान थी, व्यापारियों की कंपनी होने के कारण वह धन कमाने पर तुली थी, उसके पास पैसा था और उस जिससे उसने सैन्य संगठन मजबूत कर लिया और सेना खड़ी कर ली। एडम स्मिथ ने सन 1776 द वेल्थ ऑफ नेशन में लिखा है कि एकमात्र व्यापारियों की कंपनी की सरकार किसी भी देश के लिए सबसे बुरी सरकार होती है। और ये आप मान लें कि आज भी ये नियम लागू होता है। यदि सरकार पूरी तरह से बिजनेसमैन हो जाएगी तो वह उस देश की जो जनता है उसके हितों का, या जो लोक कल्याणकारी कार्य हैं उनके हितों को वो अनदेखा करने लगेगी, क्योंकि वो सभी जगह सिर्फ और सिर्फ लाभ ही देखेगी। इंग्लैंड का भारत आगमन तब हुआ जब 1600 में रानी एलिजाबेथ ने ईस्ट इंडिया कंपनी को परवाना दिया, यानी एक परमिट दिया दक्षिण पूर्व एशियाई देशों में और भारत में व्यापार करने के लिए। उस समय शेक्सपियर भी जीवित था और लिख रहा था, यानी एक बहुत बड़ा नाटककार था, अंग्रेज नाटककार।
1608 में मिल्टन जो एक बहुत बड़े कवि हैं इंग्लैंड के, उसके बाद हैम्पडेन और कॉमवेल सामने आए और राजनीतिक क्रांति हुई ब्रिटेन में। 1660 में इंग्लैंड की रॉयल सोसाइटी की स्थापना हुई इंग्लैंड में, जिसने विज्ञान की प्रगति में हिस्सा लिया। और 100 साल बाद कपड़े बुनने की जो तेज ढरकी का आविष्कार हुआ, यानी मशीनीकरण का जो दौर वहाँ शुरू हुआ धीरे धीरे। और उसमें औद्योगिक उत्पादन की क्षमता बढ़ गई, गति बढ़ गई, कला और मशीनें, हथकरघे, ये सब चीज़ों का जो उधर विकास हुआ। दुर्भाग्य ये है कि हिंदुस्तान में जो इंग्लैंड के जिस स्वरूप से या जिस पर्सनालिटी से सामना हुआ, वह इंग्लैंड का सबसे बुरा स्वरूप था। इंग्लैंड में अच्छे व्यक्तित्व के, अच्छे स्वरूप के, अच्छी सोच रखने वाले जनहितैषी लोग भी थे, लेकिन बदकिस्मती से हिंदुस्तान के वैसे लोग हिंदुस्तान उस समय नहीं आ सके। और हम आज जो एक तरह से अंग्रेज़ों के प्रति, इंग्लैंड के प्रति एक नकारात्मक भाव से भरे हैं, एक उपेक्षा एक के भाव से भरे हैं, उसकी वजह यही है कि हमने उसके काले जो स्वरूप का ही सामना किया या करना पड़ा। इन दो में से भारत का कौन सा इंग्लैंड आया? शेक्सपियर और मिल्टन वाला, शालीन बातों वाला, लेखन वाला और बहादुरी के कारनामों वाला, राजनीतिक क्रांति और स्वाधीनता के लिए संघर्ष करने वाला, विज्ञान और तकनीक में प्रगति करने वाला इंग्लैंड, या फिर बर्बर दंड संहिता यानी कानून, नृशंस व्यवहार करने वाला इंग्लैंड जो सामंतवाद और प्रतिक्रियावाद से खुद घिरा हुआ था, वो वाला? हाँ, यही आया बर्बर स्वरूप लेकर के। और इस इंग्लैंड के इस स्वरूप ने वहाँ के लोगों में को भी तकलीफ़ें प्रदान की है। ऐसा नहीं है कि वहाँ इनको रिस्पेक्ट मिली है, वहाँ इन्होंने कोई बहुत अच्छा काम किए। तो इसलिए हमें इतिहास को बहुत बारीकी से समझना चाहिए और हमें पूरे इंग्लैंड के प्रति कोई नकारात्मक धारणा तब तक नहीं बनानी चाहिए जब तक कि हम इतिहास को नहीं समझ लें। ये इंग्लैंड एक दूसरे को प्रभावित करते हुए साथ साथ चल रहे थे और इन्हें एक दूसरे से अलग नहीं किया जा सकता था। फिर भी ये हो जाता है कि ये गलत इंग्लैंड गलत भारत के संपर्क में आकर उससे और बढ़ावा देने लगा। जो यहाँ के जो छोटे रजवाड़े थे, जो उपद्रवी थे, जो पूरे देश को एकजुट तो नहीं कर सकते थे, लेकिन हाँ, देश की एक अखंडता को जरूर नष्ट कर सकते थे, ऐसे भारत से उस गलत इंग्लैंड का संपर्क हुआ। संयुक्त राज्य अमेरिका के स्वतंत्र होने के समय लगभग वही है जब भारत अपनी स्वतंत्रता खो रहा था। आज अक्सर मैं प्रकारांतर से बताना चाहता हूँ कि आज अक्सर लोग हम तुलना कर बैठते हैं अमेरिका से। तो आप सोचिए कि हम कहीं लगते हैं कि अमेरिका के मुकाबले हम बहुत पीछे हैं, लेकिन आप कल्पना कर सकते हैं कि अमेरिका अपनी आज़ादी की सांस ले रहा था जिस समय हम उस समय गुलामी की ओर बढ़ रहे थे। इसके बावजूद भी आप देख सकते हैं कि 1947 में आज़ादी प्राप्त करने के बाद आज हमारा हिंदुस्तान फिर भी बहुत तेज़ी से प्रगति किया। हम बहुत आगे निकल आए हैं। माना कि कुछ कमियां हैं, कुछ समस्याएं हैं, हम उम्मीद करते हैं कि अवश्य ही हम इस चीज़ को पूरा कर लेंगे और दूर कर लेंगे। यह भी सच है कि अमेरिका में नई शुरुआत के लिए बिल्कुल अनछुआ और साफ मैदान था, जबकि हम प्राचीन स्मृतियों और परंपराओं से जकड़े हुए थे। हमारी एक विशाल धरोहर है, एक संस्कृति है। फिर भी इस बात की कल्पना करना कठिन नहीं है कि यदि ब्रिटेन ने भारत में ये बहुत भारी बोझ नहीं उठाया होता, जैसा कि हमें बताया जाता है कि ब्रिटेन दुनिया को ये कहता रहा कि हिंदुस्तान में अराजकता थी, हिंदुस्तान में कोई शासन व्यवस्था नहीं थी, हमने वहाँ के प्रजा के हित के लिए, वहाँ के लोगों के हित के लिए शासन संभाला और हम वहाँ भलाई के काम कर रहे हैं, ऐसा वो प्रोजेक्ट करते थे दुनिया के मानचित्र पर या दुनिया के मंच पर। लंबे समय तक हमें स्वराज करने की वे कठिन कला नहीं सिखाई होती जिससे हम इतने अनजान थे, यानी डेमोक्रेसी का जो भाव वो कहते हैं हम लेकर के आए, तो भारत न केवल अधिक स्वतंत्र और अधिक समृद्ध होता। नेहरू जी का मानना है कि अगर अंग्रेज़ नहीं भी आए होते तब भी हम धीरे धीरे हम राष्ट्रवाद की ओर बढ़ते। ये अराजक स्थिति बहुत दिनों तक नहीं रहती, हम दुनिया से जुड़ते और दुनिया में जो बदलाव आ रहे थे उस बदलाव को भारत अवश्य अपनाता और समृद्ध होता। विज्ञान और कला के क्षेत्र में भी हम उन्नति करते और कहीं उससे अधिक हम आगे प्रगति करते, ऐसा नेहरू जी का मानना है। क्योंकि कई बार ऐसा लगने लगता है कि जो हुआ सो ठीक ही हुआ, लेकिन नहीं, जो संभावनाएं थी अच्छे होने की
अगर वैसी स्थितियां होती तो अवश्य ही हिंदुस्तान और अधिक प्रगति कर पाता, और हिंदुस्तान के वासियों की जो जीवन स्तर है, जो जीवन स्थिति है, वो बहुत उच्च कोटि की होती। इस वीडियो में ये यहाँ पर नई समस्याओं का जो पाठ है वो समाप्त होता है। मैंने इस पाठ को 3-4 वीडियो में बनाया है। अवश्य ही मैं इसको लिंक में एक साथ जोड़ दूंगा, आप अवश्य इनको देख सकते हैं और समझने का प्रयास करेंगे। अगर आप इसको, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और कुछ समझने में आपको मदद मिलेगी।